माना थी छोटी गला ही नहीं चल रहा है, कल बहुत बीमार था एक्चुअली मैं। माना थी छोटी शुरुआत, पर अब देखो हमें, अब देखो हमें, हो गई ऊंची अब औकात, अब देखो हमें, अब देखो हमें, है बजा रहे हम आज ताली, पहले काटी कई रातें काली, दिख रही सूरज की लाली अब तो, बड़ी तुम जो आ गए, अब देखो हमें। चैलेंजिंग बहुत था, बहुत ही चैलेंजिंग था। इनफैक्ट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स आई हैव एवर डन, क्योंकि एक तो ये फिल्म ओरिजिनली इंग्लिश में बनी है, इसके गाने इंग्लिश में बने हैं, ये ऑलरेडी शूट हो चुकी थी, और फिर उन कॉम्पोजिशंस पे हिंदी लिरिक्स को फिट करना, उनका मीनिंग नहीं बदलना, और साथ ही साथ उसे ऐसे प्रस्तुत करना जैसे कि ये एक हिंदी फिल्म ही है और इसके हिंदी गाने ही हैं, वो बहुत चैलेंजिंग था। पिता बन गया हूँ और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। ये उन प्रोजेक्ट्स में से है जो मैं बहुत जल्द उन्हें दिखा और सुना सकता हूँ। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी हम उसे टीवी और स्मार्टफोन और ये टैबलेट से हम दूर रखते हैं, एक तो उनकी आंखें भी डेवलप हो रही हैं, तो वो जो ब्लू लाइट है वो उनके लिए अच्छी नहीं है। अभी वो 8 महीने की हैं तुषा, लेकिन जैसे ही मुझे डॉक्टर कहेंगे कि हाँ अब ये एक बैठकर 1.5 घंटे की फ़िल्म देख सकती है, तो मुझे लगता है कि पहली फ़िल्म मैं उन्हें अब लाइल लाइल क्रोकोडाइल ही दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य नारायण और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। आपका हॉलीवुड प्रोजेक्ट है जी। कैसे ये आया आपके पास, क्या कहानी है, और पहले गाने के लिए आया कि पहले वॉइस के लिए आया? जी, पहला मेरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं एक हॉलीवुड फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस फिल्म का नाम है लाइल लाइल क्रोकोडाइल, और इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, हीरो कह सकते हैं आप, लाइल, उनके लिए मैंने आवाज़ दी है। और कहाँ से आया ये तो जो कुछ भी आता है, कहाँ से आता है हमें भी नहीं समझ में आता है, बट वो आ जाता है, सही इंसान के पास सही चीज़ आ जाती है और वो उन पे छोड़ देना चाहिए। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि लाइल जो है वो बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ गाते हैं। तो लाइल अपनी जो सारी बातें कहना चाहते हैं, जो अपने सारे इमोशंस हैं उनको दर्शाना चाहते हैं, वो सब अपने संगीत और अपनी आवाज़ के ज़रिए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो किरदार था वो मेरे लिए टेलर मेड था। और मुझे एनिमेशन फिल्म्स बचपन से पसंद हैं, लाइव एक्शन फिल्म्स बचपन से पसंद हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि एनिमेशन और लाइव एक्शन फिल्म्स जो इमोशंस मुझे फ़ील कराते हैं वो शायद कभी कभी मुझे इंसान भी नहीं फ़ील कराते हैं। कई फिल्मों में मेरी आंखें भर आई हैं, कहीं कहीं तो मैं रोया भी हूँ कुछ फिल्मों में। और इनफैक्ट जब मैंने पहली बार लाइल लाइल क्रोकोडाइल देखी थी, लाइल लाइल क्रोकोडाइल देखी थी, तब भी मेरी आंखें नम हो गई थी। और ये बहुत प्यारी फिल्म है भाई, आपको इतना मज़ा आएगा। एक पूरी तरह से ये एक फैमिली एंटरटेनर है, सिर्फ एक बच्चों की फ़िल्म नहीं है, इसे बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े बुज़ुर्ग भी इंजॉय करेंगे। और 4 नवंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है सिनेमाघरों में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में लाइल के किरदार के लिए शॉन मेंडेस ने अपनी आवाज़ दी है, हिंदी में मैंने दी है। आपको जो भी वर्जन देखना है आप देखिए, आप उसका लुत्फ़ उठाइए। और अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री समय तो दोनों वर्जन्स देख लीजिए, तो हमें और फिर ऐसे काम मिलते रहेंगे आगे। बिल्कुल मिलते रहेंगे। अभी तो आपने वहाँ पे अपना गढ़ बना लिया होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मज़ा आया जेन्युइनली। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के सबसे अद्भुत अनुभवों में से एक था लाइल लाइल क्रोकोडाइल। तो मुझे बताइए किस तरह के चैलेंजेस थे? ये पहली बार था कि पहले भी आपने ऐसा अटेम्प्ट किया है कि किसी हॉलीवुड फिल्म पे ऐसा काम किया हो, भले पूरा नहीं हुआ, और किन बातों का ध्यान रखा, मतलब आपको रखना पड़ा कि ये इंग्लिश है, ऐसी आवाज़ निकालनी, इसको मॉड्यूल ऐसा करना है, मगरमच्छ की आवाज़ है जी, ये रिलेट भी करेगा सबसे जी। तो क्या कुछ चल रहा था, क्या तैयारी? एक्चुअली कुछ एक आध अपॉर्चुनिटीज़ आई थी इससे पहले, लेकिन मुझे रोल में ऐसी मजबूत वाली बात नहीं लगी। हालांकि वो फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि कम से कम जो
जब मेरा डेब्यू हो एक तरह से, तो वो एक अच्छे किरदार के साथ हो, वो एक ऐसी फिल्म में हो जहाँ पर मैं एक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन दे सकूं। तो लाइल की सबसे पहली बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि लाइल बोलते ही नहीं हैं, वो सिर्फ गाते हैं और अपने सारे इमोशंस जो हैं वो अपने म्यूज़िक और अपने संगीत के ज़रिए से वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और जब मैंने फ़िल्म देखी तो मुझे प्यार हो गया लाइल के किरदार से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मैं कनेक्ट कर पाया लाइल से, और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे अपने बचपन में लेकर चली गई, और चैलेंजिंग बहुत था, बहुत ही चैलेंजिंग था। इनफैक्ट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स आई हैव एवर डन, क्योंकि एक तो ये फिल्म ओरिजिनली इंग्लिश में बनी है, इसके गाने इंग्लिश में बने हैं, ये ऑलरेडी शूट हो चुकी थी, और फिर उन कॉम्पोजिशंस पे हिंदी लिरिक्स को फिट करना, उनका मीनिंग नहीं बदलना, और साथ ही साथ उसे ऐसे प्रस्तुत करना जैसे कि ये एक हिंदी फिल्म ही है और इसके हिंदी गाने ही हैं, वो बहुत चैलेंजिंग था। और ये करने में थोड़ा समय भी लगा हमें। इनफैक्ट हमने कुछ कई दिन प्लान करके रखे थे, और हमें लगा था कि 2-2, 3-3 गाने हम एक दिन में कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन पहले दिन में ही हम शायद एक ही गाना कर पाए, क्योंकि मुझे अच्छे से लाइल का किरदार समझना था, मुझे एक जो टोनैलिटी होती है वो पकड़नी थी, क्योंकि लाइल जो है थोड़े उम्र में छोटे हैं, तो मैं अब अपनी 30s में हूँ, तो जो आवाज़ को, जो मोटी आवाज़ है उसको थोड़ा सा पतला करना था मुझे। और ये जर्नी है लाइल के बचपन से लेके उनके टीनेज तक की, तो उतने रेंज में मुझे फिर गाना था, और आवाज़ को उस तरह से मॉड्यूलेट करना। और जब आप थोड़े से यंग होते हैं तो आपके सिंगिंग में भी एक बेफिक्री होती है, तो उस बेफिक्री को वापस लाना, बहुत सारे चीज़ें थी जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस फिल्म पे काम करने के लिए। एंड सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब जबकि मैं एक पिता बन गया हूँ और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, ये उन प्रोजेक्ट्स में से है जो मैं बहुत जल्द उन्हें दिखा और सुना सकता हूँ। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी हम उसे टीवी और स्मार्टफोन और ये टैबलेट से हम दूर रखते हैं, एक तो उनकी आंखें भी डेवलप हो रही हैं, तो वो जो ब्लू लाइट है वो उनके लिए अच्छी नहीं है। अभी वो 8 महीने की हैं तुषा, लेकिन जैसे ही मुझे डॉक्टर कहेंगे कि हाँ अब ये एक बैठकर 1.5 घंटे की फ़िल्म देख सकती है, तो मुझे लगता है कि पहली फ़िल्म मैं उन्हें अब लाइल लाइल क्रोकोडाइल ही दिखाऊंगा। माना थी छोटी गला ही नहीं चल रहा है, कल बहुत बीमार था एक्चुअली मैं। माना थी छोटी शुरुआत, पर अब देखो हमें, अब देखो हमें, हो गई ऊंची अब औकात, अब देखो हमें, अब देखो हमें, है बजा रहे हम आज ताली, पहले काटी कई रातें काली, दिख रही सूरज की लाली, अब तो बड़ी तुम जो आ गए, अब देखो हमें। क्या बात है। थैंक यू। आदित्य, बहुत कम ऐसा होता है जब हम किसी ऐसे सीनियर एक्टर से, सिंगर से या मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिलते हैं, और उनमें आप हैं। जी, थैंक यू। सबसे यंग और सीनियर 28 सालों का सफर, उसकी भी बधाई आपको। थैंक यू सर, कैसे थैंक देखते यू। इस सफर को? मैं इस समय आपकी बातचीत भी सुन रहा था। जी जी रिजेक्शन की बात हुई, जी। मोटी चमड़ी भी होना चाहिए जी। फिर लोग तमाम चीजें कहते हैं। जी। मैं इस सफर को उन सब उस पे आपसे सुनना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि 34 साल की उम्र में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा इंडियन टेलीविज़न, फिल्म, म्यूज़िक इंडस्ट्री में 28वां साल चल रहा है। बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं, बहुत कम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में ऐसा कह सकते हैं, और मेरे ख़्याल से इस उम्र में तो ना के बराबर ही लोग ऐसा कह सकते हैं। और वो भी ख़ास करके आज के समय में जहाँ पर फ्लेवर जो है हर 6 महीने 1 साल में बदलता है। अगर लोगों का 3-5 साल का करियर हो जाता है तो वो लेजेंड माने जाते हैं। ऐसे में
इतने साल काम करना बहुत मतलब एक सपने जैसा ही है। बचपन में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया। आई थिंक करीब करीब 150 गाने गाए, 2-3 फिल्मों में काम किया, और इनफैक्ट मैं बचपन में ही कुछ 15-16 भाषाओं में गा चुका था। और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे बचपन में ही काम करने का मौका मिला, चाहे वो अनु मलिक जी हों, ए.आर. रहमान सर हों, या शाहरुख खान जी हों, सलमान खान सर हों, या मेरे पिताजी हों। तब से लेकर बड़े होकर अब तो मैंने सारे ही म्यूज़िक रियलिटी शोज़ होस्ट कर लिए हैं, और इनफैक्ट 2019 से अब तक जितने भी म्यूज़िक शोज़ आए हैं वो सारे के सारे मैंने होस्ट किए हैं। टेलीविज़न की दुनिया में इतनी सफलता देखने को मिली मुझे, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी की, एक्टिंग भी की, कॉमेडी शोज़ भी किए। मैं ख़तरों का खिलाड़ी भी रह चुका हूँ। और बॉलीवुड में बड़े होकर भी मुझे गाने गाने का मौका मिला, वो चाहे संजय लीला भंसाली जी हों, या ए.आर. रहमान सर हों, या मिथुन जी हों, हिमेश जी हों। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट मैंने कभी भी रुकने का सोचा नहीं। चलते गए। ज़िंदगी का एक ही उसूल है, लगे रहो, तो हम लगे हुए थे। अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा मैंने, अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा मैंने। दोनों बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे पिताजी तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और बचपन से ही मैं उन्हें देखता आता था। वो बहुत मेहनती हैं, और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं बचपन से ही समझता था कि अगर आपको इस पृथ्वी पर अपनी जगह बनानी है, अगर आपको लोगों का प्यार, उनकी रिस्पेक्ट चाहिए, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। किसी भी चीज़ के लिए आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं मेहनत करता गया और सीखता गया, और अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। एंड टच वुड, अभी भी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी जवानी चल रही है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे लाइफ में इतनी अच्छी वाइफ मिल गई, और भगवान जैसी मेरी लक्ष्मी बेटी आ गई है घर पे। तो मैं तो ज़िंदगी से कोई शिकवा गिला नहीं रख सकता हूँ। जो लोग चाहते हैं जी, वो इतना ज़्यादा चाहते हैं कि उनको जो भी आपको मिला वो कम लगने लगता है, तो शिकायत वो करना शुरू करते हैं। ऐसी एक शिकायत है कि फिल्मों में कम गाने क्यों? फिल्मों में कम गाने क्यों? एक्चुअली क्या है ना सर, कि हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है, और मैं लोगों के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ। मेरा अपना खुद का एक नज़रिया है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मेरा जो नज़रिया है उसके मुताबिक जो मुझे करना है, और जो मेरे सपने हैं, और जो मेरा लक्ष्य है, वो सब कुछ बहुत क्लियर है। मैं बहुत खुश हूँ। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर सब कुछ अभी चाहिए। सक्सेस अभी चाहिए, पैसा अभी चाहिए, वर्ल्ड टूर अभी हो जाना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी बहुत लंबी है, और मुझसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता है कि बहुत समय है, हर चीज़ करने के लिए बहुत समय है। इस सवाल का मैं एक सिंपल से एक लाइन में जवाब देता हूँ कि जब मेरे पिताजी मेरी उम्र के थे, यानी 34 साल के थे, तब तक वो सिर्फ अपना पहला हिट एल्बम दे चुके थे, क़यामत से क़यामत तक। इन 34 years, a man of the stature and the body of work of Padma Vibhushan उदित नारायण, जो अब 40 भाषाओं में 25,000 गाने गा चुके हैं, उन्होंने सिर्फ अपना पहला हिट एल्बम दिया था मेरी उम्र में। अब ये देखिए कि इन 27 सालों में मैंने क्या क्या काम किए हैं, और फिर आप देखिए कि इस उम्र से लेकर अब तक जो मेरे पिताजी जिस उम्र के हैं, आई थिंक वो 65 साल के तो हो चुके हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ अचीव कर लिया है। सो
ज़िंदगी में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मैंने अपने पिताजी से सीखी है। ही इज़ अ वेरी वेरी पेशेंट पर्सन। और वो एक सेइंग है ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो जब आपको एक खूबसूरत चीज़ बनानी है, और इस केस में वो खूबसूरत चीज़ मेरी ज़िंदगी है, मेरा करियर है, तो वो एक आध दिन वाला काम नहीं है, वो 1 साल 10 साल वाला काम नहीं है, ये ज़िंदगी भर का संघर्ष है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हालांकि मैंने जितना भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मेरे हर एक गाने को इतना सराहा है लोगों ने, मेरे हर एक शो को इतना लोगों ने प्यार दिया है। सो आई फील वेरी वेरी लकी। और ये जो आपकी शिकायतें हैं, ये हर साल जैसे जैसे जाता रहेगा वो आपकी शिकायतें कम होती रहेंगी। शिकायतें हैं तो अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत खुश हूँ कि देखिए क्या है ना कि कम से कम लोग ये बोल रहे हैं कि अरे कम गा रहे हैं और गाइए। ये नहीं हो कि कुछ साल बाद लोग बोले अरे बहुत ज़्यादा गा रहे हो यार, थोड़ा कम गाओ, और लोगों को भी मौका दो। बट वो दिन भी आएगा। अंतिम सवाल। जी। एक ऐसा रिजेक्शन एज ए सिंगर जी। जो आपको आज भी हर्ट करता है कि ये रिजेक्ट हुआ था यार? देखिए क्या है ना, कलाकार बहुत सेंसिटिव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आम इंसान से ज़्यादा सेंसिटिव कलाकार होते हैं। हम ज़्यादा फील करते हैं, वो चाहे गुस्सा हो, वो खुशी हो, वो गम हो। तो मेरी हर एक रिजेक्शन मुझे याद है, और मैं उसे कभी नहीं भूलता हूँ। इनफैक्ट उस रिजेक्शन को मैं एज अ फ्यूल यूज़ करता हूँ। जब भी मुझे एक नया मौका मिलता है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं उन सारे पलों को याद करता हूँ और बोलता हूँ कि देख आदित्य, उस दिन भी तूने अच्छा काम किया था, कुछ नहीं हुआ, तो आज ऐसा काम कर कि रिजेक्ट होने की गुंजाइश ही ना हो। कुछ एक आध गाने थे जो मैंने, एक बहुत बड़ा लेबल है हमारे देश में, उनके लिए मैंने स्क्रैचेस गाए थे, और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बहुत अच्छा गाया है। इनफैक्ट मैंने खुश होकर अपने पिताजी को भी वो गाने सुनाए थे, और वो बहुत खुश हुए थे वो गाने सुन के, और उन्होंने मुझे गले भी लगाया, बोला आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और फिर कुछ महीनों बाद वो गाने किसी और की आवाज़ में रिलीज़ हुए, और उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं ये ज़रूर समझ गया कि वो चाहे हमारी इंडस्ट्री हो या कोई भी फील्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि सबसे अच्छा काम करने से ही आपको काम मिलेगा। काम मिलने के लिए बहुत दूसरे फैक्टर्स भी हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा काम कर दें तो बस हमारा काम हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। यस, ज़्यादातर अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे और अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपको वो जगह मिलेगी, आपको वो गाना या फिल्म या जो भी हो वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको वो नहीं मिलेगा, एंड यू शुड बी कम्प्लीटली ओके विथ इट। क्योंकि आज अगर वो आपके साथ हो रहा है तो कल शायद ऐसा हो कि किसी और ने वो स्क्रैच गाया और फिर घूम फिर के, क्योंकि आपका समय चल रहा है, वो गाना आपको मिल जाए। तो इस दुनिया में, ये दुनिया सिर्फ आपके लिए नहीं बनी है, इसमें 800 करोड़ लोग हैं, और जो भी इस कायनात को चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस रखते हैं। और अगर आपको कुछ मिलता है लाइफ में तो हमेशा आपको खुशी होनी चाहिए। बस जय श्री राम कहिए, ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि आपको जो भी मिल रहा है लाइफ में, खाना पीना, दोस्त यार, परिवार।